हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी लतीफ़्स एकेडमी। आज हम एक लंबे पॉज के बाद जो है बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस को रिज्यूम करेंगे और यहाँ से हमारी कोशिश ये रहेगी कि क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे यहाँ से चले। तो जो बच्चे हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं उनको आइडिया होगा कि हमने जो है अभी तक 7 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया था। जो हमारा दूसरा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने जो पहला पार्ट था जो क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप उसको कंप्लीट कर लिया था। तो उससे आगे जो है हम आज यहाँ से बढ़ाएंगे ये चैप्टर। तो आज हम अपने पास जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो दूसरा फॉर्म है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज हम उसको कवर करेंगे। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी कर लिया है कवर, तो उसके आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम ये पढ़ रहे थे कि जब भी आप एक बिजनेस शुरू करेंगे या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो बिजनेसेस भी आप देखेंगे, उनका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में, जिसमें हमने सबसे पहली कैटेगरी जो पढ़ी थी वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, जो कि सबसे कॉमन है, जो कि आप इजीली अपने अराउंड जो है वो देख पाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक अकेला बंदा अपना बिजनेस शुरू करता है, वही उस बिजनेस का ओनर भी होता है, वही उस बिजनेस का मैनेजर भी होता है, और वो हो सकता है कि अपनी हेल्प के लिए कुछ एम्प्लॉयज रखे, लेकिन जो फाइनल कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, पावर सेंटर, जो लाइबिलिटी बियर करेगा, जो उस बिजनेस का फेस होता है वो उसका प्रोपराइटर ही होता है। उसमें हमने कुछ पढ़ी थी कि कुछ में कुछ बेनिफिट्स भी है, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है। उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का। तो हमने ये सीखा था कि सोल प्रोप्राइटर जो है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी अगर कल को वो बिजनेस की लायबिलिटीज को बिजनेस के एसेट्स से पे नहीं कर पाएगा तो उसके जो पर्सनल एसेट्स है उनको भी जो है कल को यूटिलाइज किया जाएगा टू पे हिज बिजनेस लायबिलिटीज। तो वहां पे हमने ये समझा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन उस पर्पस के लिए कोई सेपरेट लीगल एंटिटीज वहां पे नहीं मानी जाएगी। लॉ की नजर में वो दोनों एक ही है। जो बिजनेस की लायबिलिटीज है वो बिजनेसमैन की लायबिलिटीज है, और जो बिजनेसमैन की लायबिलिटीज है वो बिजनेस की लायबिलिटीज है। और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लॉ इनको एक ही एंटिटी जो है वो मानता है। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है या कोई कंफ्यूजन है वो मेरे प्रीवियस जो है लेक्चर को उसको रेफर करें। तो नेक्स्ट जो हमें आज पढ़ना है उसको हम कॉमनली बोलते हैं HUF। ने अपनी डे टू डे लैंग्वेज में उसको हम HUF बोलते हैं, HUF। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म जो है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस नाम में ही इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाता है। इसका एक और नाम भी है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, लेकिन नॉर्मली इसको हम HUF ही बोलते हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही बोलते हैं। लेकिन इसका जो एक और नाम है वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, लेकिन मेन आपको ये HUF के नाम से ही मिलेगा। अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों होता है, और ये इंडिया में ही क्यों पाया जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि इंडिया में अभी तक जो है दो टाइप के लॉज है। ठीक है, एक लॉज को हम बोलते हैं पर्सनल लॉज, ठीक है, और दूसरे होते हैं अदर देन पर्सनल लॉज। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए है, ये आपका टॉपिक के साथ रिलेटेड है, लेकिन इसमें से आपका कुछ एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपको टॉपिक के समझने में हेल्प करेगा। पर्सनल लॉज और अदर देन पर्सनल लॉज। अब पर्सनल लॉज वो वाले लॉज होते हैं जो रिलेट करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से या पर्सनल बिलीफ से। ठीक है, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे करेंगे, आपके मैरिज के क्या रूल्स रहेंगे, आपके डाइवोर्स के क्या रूल्स रहेंगे, और इस टाइप की चीजें जो है ये आपके पर्सनल लॉज में फॉल होती है। ठीक है, लेकिन जो लॉज आपके डील करते हैं सोशल कंडक्ट के साथ या सोशल ऑर्डर के साथ, ठीक है,
तो वहाँ पे जो है आप अपने पर्सनल लॉज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? लाइक अगर समाज में कोई चोरी करेगा उसकी क्या सज़ा होगी, तो वो आपके पर्सनल लॉ के हिसाब से इंडिया में ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर कोई और क्राइम करता है क्योंकि वो सोशल ऑर्डर के रिलेटेड चीज़ है, तो उसके रिलेटेड क्या लीगल पोज़ीशन रहेगी, तो वो आपके पर्सनल लॉज़ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो जो बेसिकली चीज़ें आपकी पर्सनल बिलीफ से रिलेटेड है, उसको आप अपनी रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से उसमें वो प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो, वो मैरिज के रिलेटेड मैटर्स हो और दूसरे मैटर्स हो, तो वो सारे आपके पर्सनल लॉज़ में आते हैं। और पर्सनल मैटर्स के केस में आप अपना पर्सनल लॉ को जो है वो फ़ॉलो कर सकते हैं अनलेस उस पे कोई कोर्ट ने या कोई जुरिसडिक्शनली कोई और रूलिंग ना हो। अगर कोई रूलिंग नहीं है तो आप उसको पर्सनल लॉ के हिसाब से उस चीज़ को डील कर सकते हैं। बाकी जो लॉज़ मैंने आपको बताया जो सोशल ऑर्डर के रिलेटेड है, वो सारे क्या होते हैं वो आपके एज़ पर जो एस्टेब्लिश्ड लॉ है लैंड का उसके हिसाब से डील होंगे। ठीक है? ये एक बैकग्राउंड हो गया। अब आप समझिए कि एचयूएफ क्यों वजूद में आती है। ठीक है? आपको पता है कि इंडिया जो है एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। ठीक है? तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ जो है वो हिंदू होंगी। तो अब ये एचयूएफ जो है वो लॉ वो कैसे क्रिएट होती है और उसको रिकॉग्निशन क्यों मिलती है वो ऐसे है कि अगर एक फैमिली है, ठीक है, तो एच यू एफ नाम से आपको उसे पता चलेगा एच यू और एफ हिंदू अनडिवाइडेड और फैमिली। तो तीन चीजें जब होंगी तभी एक एच यू एफ जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, पहली चीज है कि जो फैमिली है उसका रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म हो। अगर एक हिंदू फैमिली है और वो फैमिली अभी अनडिवाइडेड है, यानी ठीक है वो एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें जो बच्चे और जो नीचे बाकी जो बच्चे उनके बच्चे हैं वो सेपरेट नहीं है, वो भी एक ही फैमिली का पार्ट है। ठीक है, एक इनका रिलीजन हिंदू है और दूसरा क्या है ये अनडिवाइडेड फैमिली है। ठीक है, और तीसरा क्या है एक कंडीशन, ठीक है, कंडीशन याद रखिए, पहला रिलीजन हिंदू होना चाहिए, दूसरा जो आपके पास है वो अगर अनडिवाइडेड फैमिली है यानी ज्वाइंट फैमिली है, और फैमिली हम तभी कहते हैं जब मोर देन वन मेंबर्स हो। ठीक है, तो एक बंदा अगर अकेले हो तो हम उसको फैमिली नहीं कह सकते, तो वो एचयूएफ नहीं बनाएगा। फैमिली मींस मोर देन वन पर्सन। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अगर एक ही बंदा बचेगा फैमिली में तो फिर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, तो हिंदू है और एक से ज्यादा लोग हैं यानी फैमिली है। और तीसरी कंडीशन क्या है मेन, कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या बिजनेस है, यानी इनकी कोई प्रॉपर्टी है जो इनकी अपनी नहीं, जो इनहेरिट की है ऊपर से, या कोई बिजनेस है। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है कि हिंदू फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है और उनके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या बिजनेस है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक एच यू एफ में, अनलेस ये अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो चेंज करके फर्म में कन्वर्ट करे या प्रॉपर्टी या कंपनी में कन्वर्ट करे। अगर ये कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो इनका जो स्टेटस माना जाएगा वो एच यू एफ माना जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, और ये इनका जो है बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो माना जाएगा। तो अब इस चीज की रिकॉग्निशन है क्या कोई, हाँ, इसकी जो लीगल रिकॉग्निशन है वो हमारे पास एक एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, इसके थ्रू जो है इसकी जो है वो लीगल रिकॉग्निशन है, यानी एज पर लॉ एच यू एफ एक क्या बोलते हैं लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि अगर एक हिंदू फैमिली है, अनडिवाइडेड है यानी ज्वाइंटली वो लोग रह रहे हैं और उनके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल बिजनेस है, तो जब तक ये लोग अपना जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट नहीं करेंगे फर्म या कंपनी में या किसी और फॉर्म में, तब तक ये लोग जो है एच यू एफ ही रहेंगे। ठीक है, तो अब ये एच यू एफ में कंट्रोल कैसे रहता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहती है। एच यू एफ का जो सिस्टम है वो ऐसे रहता है कि जो भी इस फैमिली का जो हेड होगा, जो भी इस फैमिली का हेड होगा, चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि उसको थोड़ा सा बेटर समझ पाए। सपोज कोई मिस्टर ए है, ठीक है, कोई मिस्टर ए है, ठीक है, और इसके पास एक प्रॉपर्टी है, आप मान लीजिए एक रेजिडेंशियल एक बिल्डिंग है इसके पास जो उसने लेट आउट की हुई है, जो उसने लेट आउट की है। ठीक है, और इससे जो है जो रेंटल इनकम है वो आती है साल की से 10 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, अभी मिस्टर ए की अभी प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद इस ए के जो है तीन बच्चे हो गए, आप मान लीजिए बी सी और डी। ठीक है, और अभी तक ये एक ज्वाइंट फैमिली का पार्ट है।
ठीक है, तो अब आप पोजीशन देखिए क्या है कि एक हिंदू फैमिली है, दूसरा जो है वो अनडिवाइडेड फैमिली है, अभी कोई इसमें से अलग नहीं हुआ है, और तीसरा इनके पास एक प्रॉपर्टी है या एक बिजनेस है। तो अभी तक अगर ये इस चीज को पार्टनरशिप या कंपनी या किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इनका जो नेचुरली स्टेटस रहेगा वो HUF का रहेगा, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद कंट्रोल कैसे रहता है, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर सबसे बड़ा और मेल मेंबर जो होता है वो इस HUF का हेड माना जाता है और इसको हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्ता। तो जो इस बिजनेस में टॉप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो ही करता है। ठीक है, नीचे जो लोग हैं इनसे मशवरा ले सकता है लेकिन जो फाइनल डिसीजन है से है वो इसी कर्ता का ही रहेगा। तो इस बिजनेस में जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, जो डिसीजन लेगा इस बिजनेस के लिए वो कर्ता ही लेगा। ठीक है, और नीचे जो बाकी लोग हैं इनको मेंबर्स बोलते हैं या को पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, को पार्टनर, ये भी को पार्टनर, ये भी को पार्टनर, और हर किसी का जो है वो इक्वल शेयर जो है इस प्रॉपर्टी में रहेगा। हर किसी का क्या रहेगा, इक्वल शेयर रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम समझेंगे। सबसे पहले एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है कर्ता। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है आपके पास को पार्टनर्स होते हैं, जो इसके बेटे या बेटियां होंगी वो को पार्टनर्स होंगी। ठीक है, और इन को पार्टनर्स का जो है वो इक्वल शेयर रहेगा इस HUF की प्रॉपर्टी में। लेकिन जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो किसके पास आएगी, कर्ता के पास। तो सारे डिसीजन जो है वो कर्ता लेगा और कर्ता ही रेस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल जो है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, ये हो गया ये स्ट्रक्चर। चलिए अब हम थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे अपना PPT के जरिए और साथ साथ और भी डिस्कशन हम करेंगे कि HUF क्या होती है। सबसे पहले हमने कहा कि HUF को रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया में थ्रू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि बाद में अमेंड किया गया 2005 में, जो कि सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है तो इसको हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे। ये अमेंडमेंट जो है मैंने कल आप लोगों की ग्रुप में शेयर कर दी है। आप लोग को करना नहीं है कुछ, बस एक चीज वो देखने के लिए, समझने के लिए कि कोई भी लॉ अमेंड कैसे होता है। तो इसकी जो अमेंडमेंट्स है वो मैंने आपके साथ कल शेयर की, आपको वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख के उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, वो अमेंडमेंट कैसे हुई थी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे ही होता है कि सबसे बड़ा जो है एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है वो उसको हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है, और उसका काम होता है मैनेज करना और कंट्रोल करना इस बिजनेस को। तो हमारे पास क्या होता है, कर्ता फाइनल डिसीजन मेकर। तो फाइनल जो डिसीजन है उस पूरे बिजनेस के वो करता ही लेता है। चाहे तो वो नीचे काउंसलिंग ले सकता है, नीचे वो अपना एडवाइस ले सकता है, डिस्कशन कर सकता है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है, फाइनल जो से है हर मैटर में वो कर्ता के पास ही होता है। और नॉर्मली ये एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है। आपने मेल के साथ एक स्टार डाला है, मैंने वर्ड यूज किया नॉर्मली। 90% ऑफ टाइम्स में नॉर्मली जो है एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता है वो इनहेरेंटली उसको हम कर्ता बोलते हैं इस फैमिली में। ठीक है, लेकिन कुछ केस लॉज है जहां पे कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया है कि अगर कंडीशन उस टाइप की हो तो जरूरी नहीं है उस केस में आप जो फीमेल मेंबर है एज अ हेड ऑफ फैमिली वो भी करता रह सकती है। खासकर 2005 की अमेंडमेंट के बाद, 2005 के अमेंडमेंट में क्या हुआ, मेल और फीमेल को इस HUF में इक्वल राइट्स मिल गए। तो उसके बाद, उस अमेंडमेंट के बाद ये पोजीशन है कि अगर एक्सेप्शनल केस में नीड बी रिक्वायर्ड हुआ तो फीमेल भी जो है वो करता रह सकती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एज अ रूल, एज अ रूल जो है करता हमेशा, लिख देता हूं, एज अ रूल करता जो है एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है वो होता है। ठीक है, और एक्सेप्शनल केस में अगर हम केस लॉ के बेसिस पे देखें तो फीमेल भी जो है वो करता जो है रह सकती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। नीचे जो बाकी सन्स एंड डॉटर्स होंगे वो कोपार्सनल कहलाए जाएंगे, जो कि मेंबर रहेंगे और उनको उस प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो है इक्वल राइट जो है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये HUF क्रिएट कैसे होती है, हर चीज के क्रिएशन का एक तरीका होता है, ये आपको पता है कि अगर कल को मुझे पार्टनरशिप फर्म बनानी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो मुझे एक डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कंपनी बनानी है तो कंपनी के लिए अपना प्रोसीजर है। तो अब ये HUF कैसे क्रिएट होता है, तो HUF की क्रिएशन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक
मिनिमम 2 मेंबर्स, यहाँ पे लिख दीजिए हिंदू फैमिली। अगर एक फैमिली है जो हिंदू है और उसमें 2 मेंबर्स है, मिनिमम 2 मेंबर्स है, एक अकेला मेंबर नहीं है तो फिर तो प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। 2 मेंबर है और कोई प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसमें सब लोग जो शरीक हो, सब उसमें शेयर करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं HUF। ठीक है। और HUF में किसी को मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ। अगर कोई भी उस फैमिली में पैदा हो गया नेक्स्ट, तो वो उस HUF का मेंबर बन जाएगा। सपोज वही HUF ने पढ़ा था A और उसमें तो करता था और B, C और D थे। अगर इसी फैमिली में कल को E पैदा हो गया तो ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ ये इस HUF का जो है मेंबर बनेगा और उसको प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर जो है वो मिल जाएगा। तो HUF क्रिएट कैसे होती है? अगर 2 लोग एक हिंदू फैमिली में है और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो HUF क्रिएट हो गई। और किसी को HUF की मेंबरशिप कैसे मिलती है? उसको मिलती है बाय बर्थ। कोई इस फैमिली में पैदा होगा तो उसको HUF की मेंबरशिप जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। 2005 से पहले हमारे पास 2 स्कूल ऑफ थॉट थे, यानी 2 सिस्टम थे HUF क्रिएशन के। ठीक है। 2005 से पहले, मैं बार-बार बोल रहा हूँ 2005 से पहले। क्या स्कूल ऑफ थॉट था? पहला स्कूल ऑफ थॉट जिसको हम दयाबागा बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं मिताक्षरा। ठीक है। इन दोनों सिस्टम में क्या बिलीव था? दयाबागा जो है वो असम और बंगाल में था और बाकी इंडिया में इन 2 स्टेट को छोड़ के हमारे पास मिताक्षरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो यूज होता था। तो ये कहते हैं दयाबागा में कि मेल एंड फीमेल जो है वो दोनों को पार्टनर हो सकते हैं, उनको इक्वल शेयर मिल जाएगा। लेकिन क्या था, ये बस 2 स्टेट में एप्लीकेबल था, असम और बंगाल। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में 2005 तक क्या व्यू था? मिताक्षरा था और वो बोलते थे खाली जो मेल है वो को पार्टनर जो है वो बन सकते हैं। तो 2005 तक यानी काफी रिसेंट तक खाली मेल मेंबर्स जो है वो HUF के मेंबर्स या को पार्टनर्स बन सकते थे। लेकिन जो जेंडर इक्वलिटी की बातें बार-बार होती है और इसके रिलेटेड बहुत सारे लॉज भी बन रहे हैं, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक अमेंडमेंट किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ग्रुप पे अमेंडमेंट। उसमें ये कहा गया कि चाहे दयाबागा हो चाहे मिताक्षरा हो, दोनों सिस्टम्स में, दोनों स्कूल ऑफ थॉट में जो है, जो फीमेल मेंबर है उसको भी को पार्टनर माना जाएगा और उसको भी इक्वल राइट जो है वो प्रॉपर्टी में मिलेगा। इसलिए मैंने रेड से लिखा है हाउएवर बाय अमेंडमेंट इन 2005 दिस डिस्टिंक्शन वाज रिमूव्ड, ये खत्म किया गया। मीनिंग क्या मतलब है इसका? कि बोथ मैन एंड वुमेन जो है मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में उनको इक्वल जो है प्रॉपर्टी पे राइट मिलेगा एक हिंदू फैमिली में, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ठीक है। आई होप यहां तक पोजीशन जो है आपकी क्लियर हो गई। अब हम इसको आगे थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल में, वो जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और जो आपकी नॉलेज के लिए भी है कि क्या डिटेल में एक्चुअली क्या क्या इसके फायदे और नुकसान है और क्या फीचर्स है, हम कैसे पहचानेंगे कि एक स्ट्रक्चर जो है वो HUF है। ठीक है। तो HUF फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स एट ग्लांस। ठीक है। सबसे पहले हम इसके फीचर्स को समझेंगे। तो सबसे पहला फीचर जो HUF का है, HUF की जो फॉर्मेशन है, HUF की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है? वो होती है बाय वर्च्यू ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। मैंने ऑडियो आपको समझाया हुआ है कि अगर आपके पास एक हिंदू फैमिली है, फैमिली का मतलब ही होता है 1 प्लस मेंबर्स है, 1 प्लस, अगर खाली एक मेंबर है तो प्रॉपर्टरशिप है, और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसमें सब शरीकदार है, हिस्सेदार है, तो क्या होता है? तो ये जो HUF है वो फॉर्म हो जाता है। और इस HUF की मेंबरशिप आपको कैसे मिलेगी? इसकी मेंबरशिप जो है वो आपको मिलेगी बाय बर्थ। अगर कोई बंदा इस फैमिली में पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली जो है इस HUF का को पार्टनर या मेंबर जो है वो माना जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इस HUF में सब हेड कौन होता है? उन्हें पता है, हेड आपको होता है एल्डेस्ट मेल मेंबर जो कि कर्ता होता है, वो इसका मैनेजर होता है और वही सारी डीलिंग जो है, सब डीलिंग, सब सिग्नेचर, सब जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने होते हैं वो सारा क्या करता है? करता ही करता है। ठीक है। ठीक है। या तो खुद करता है या किसी को अपना नॉमिनी बना सकता है, किसी के थ्रू डील कर सकता है, लेकिन फाइनल जो राइट या से या डिसीजन मेकिंग हमेशा किसके पास रहती है? कर्ता के पास ही रहती है। ठीक है। अब सबसे सिग्निफिकेंट जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है। क्या है? कि हमने पढ़ा था कि प्रोप्राइटरशिप के केस में, एक प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा था कि प्रोप्राइटर की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। अब HUF भी एक बिजनेस है।
अब एचयूएफ के केस में लायबिलिटी का क्या सीन रहता है? एचयूएफ के केस में लायबिलिटी का सीन ये रहता है कि जो कर्ता होता है, जो हेड है इस बिजनेस का, हेड है इस फैमिली का, मैनेजर है इस फैमिली का, उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन दूसरे मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर हेल्ड। उसकी लायबिलिटी इतनी ही मानी जाएगी जितना उसका प्रॉपर्टी में जो है वो शेयर है। जितना उसका प्रॉपर्टी में शेयर है उतनी ही उसकी लायबिलिटी जो है वो मानी जाएगी। अब इस चीज को एक बार समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए, ठीक है। सपोज मेरे पास ए जो है वो करता है, ठीक है, और मेरे पास जो को पार्टनर्स है वो बी सी और डी है। अब हमें इस पर जरूरत नहीं है मेल और फीमेल सेग्रीगेट करने की, बिकॉज अब इन एनी केस दे आर इक्वल मेंबर्स, ठीक है। अब इनके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि मैंने एग्जांपल दी कमर्शियल बिल्डिंग है, जो साल के जो है 10 लाख रुपए जो है उसके आते हैं, ठीक है। ये इनका शेयर हो गया, ठीक है। अब इसका जो है रेंट इतना आता है, ठीक है। अब जब ये रेंट जो है वो पता है आपको सबको इक्वली मिलेगा, ठीक है, सबको क्या मिलेगा? इक्वली मिलेगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि इक्वल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इनको जो ये रेंट मिल रहा है, इस रेंट का ये क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, अपने कोई पर्सनल एसेट्स बना सकते हैं। हो सकता है इस रेंट से अपनी कोई पर्सनल गाड़ी खरीद ले, अपनी कोई ज्वेलरी खरीद ले। तो जो रेंट इनको मिल रही है इससे ये अपना कोई भी पर्सनल एसेट जो है सब लोग बना सकते हैं, ठीक है, जो कि एचयूएफ का पार्ट नहीं होगा, इनका पर्सनल एसेट होगा। ये जो बिल्डिंग है ये एचयूएफ का पार्ट है, ठीक है, जिसमें करता ये है और एक को पर्सन। लेकिन इस बिल्डिंग से जो रेंट आता है वो इनकी अपनी इनकम है, उसको ये अपने पास कोई पर्सनल एसेट उससे क्रिएट कर सकते हैं, गोल्ड, ज्वेलरी, लैंड, कुछ भी करके इसका अपना पर्सनल एसेट क्रिएट कर सकते हैं। कल को अगर ये बिजनेस जो है वाइंड अप करना पड़ा, ठीक है, वाइंड अप करना पड़ा, और इस बिजनेस की लायबिलिटीज जो है वो पे करनी पड़ी, इस बिजनेस की लायबिलिटीज जो है वो पे करनी पड़ी, तो जो को पार्टनर होंगे, इसका मतलब जो को पार्टनर ये है, ये है, ये है, ठीक है, इनके पर्सनल एसेट्स को टच नहीं किया जाएगा बिजनेस की लायबिलिटीज को छुड़ाने के लिए, ठीक है। उसका ये मतलब है कि जब ये बिल्डिंग कल को बेची जाएगी, ठीक है, इसमें 25%, 25%, 25% जो है वो इन तीनों का है। तो इनको इतना ही स्पेंड करना है बिजनेस की लायबिलिटीज को जो है वो पे करने के लिए। यानी इनकी जो लायबिलिटी इस बिजनेस में रेस्ट्रिक्ट रहेगी वो रहेगी टू द शेयर, जिनका इनका इस बिजनेस में शेयर है। इसके बाद जो भी कर्जा इस बिजनेस का होगा, जो भी लायबिलिटीज पे करें वो कर्ता को करनी पड़ेंगी, चाहे उसको अपना बिजनेस का एचयूएफ का शेयर उठाना पड़े, चाहे इसको अपना पर्सनल एसेट्स जो है वो भी इसके लिए उठाने पड़े, क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और समझना भी है। एचयूएफ के केस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और को पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर, जो उस प्रॉपर्टी में उनका शेयर है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे लायबिलिटी का पॉइंट। लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, उसका पॉइंट ये है कि कर्ता की अनलिमिटेड है और जो मेंबर्स है को पार्टनर्स है उनकी क्या है? लिमिटेड है। अच्छा, डेथ ऑफ अ मेंबर डज नॉट ब्रिंग एंड टू एचयूएफ। ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अगर तो एक मेंबर की डेथ हो जाती है इसमें, तो एचयूएफ बंद नहीं होगी, क्योंकि एचयूएफ जो है उसकी किसी मेंबर के साथ एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर सी की डेथ हो गई तो एचयूएफ जो है वो बंद नहीं होगी और एचयूएफ ऐसे रहेगी। अच्छा, अब अगर ए की डेथ हो गई, इसमें से जो बड़ा होगा, सपोज मिस्टर बी बड़ा है, तो बी करता होगा और सी एंड डी जो है को पार्टनर्स होंगे, एल्डेस्ट मेल मेंबर। तो एचयूएफ लेकिन बंद नहीं होगी, यानी किसी एक की डेथ से जो एचयूएफ की कंटिन्यूटी है उस पर फर्क नहीं पड़ता। क्या माइनर एचयूएफ का मेंबर हो सकता है? आंसर इज यस, माइनर जो है एचयूएफ का मेंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंबरशिप जो है वो बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। ये सही बात है कि जब तक कोई एडल्ट होगा तब तक कोई इसका गार्डियन रहेगा, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ जो है, बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ जो है वो उस एचयूएफ का जो है वो मेंबर बन जाएगा, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ जो है वो उस एचयूएफ का जो है मेंबर बन जाएगा, लेकिन जब तक वो एडल्ट होगा तब तक कोई गार्डियन जो है उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाकी चीजें सब देख लेगा, ठीक है। अब एचयूएफ के फायदे क्या है? एचयूएफ के फायदे क्या है?
एचयूएफ का सबसे पहला फायदा ये है कि जो ये बिजनेस मॉडल है ये बेस्ड अपॉन फैमिली बॉन्ड है, ठीक है। इसका फायदा इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स में क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो मोर और सो क्या होता है, ड्यू टू फैमिली होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मॉनेटरी मोटिव्स है वो सेकेंडरी होते हैं और फैमिली मोटिव्स जो है वो प्राइमरी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो कंपटीशन, यहाँ पे वो बाकी सब चीजें जो है वो कम होती है, बिकॉज अल्टीमेट बॉन्ड जो है वो एक फैमिली का रहता है, और ज्यादा जो मॉनेटरी मोटिव्स है वो सेकेंडरी ऐसी फैमिली में होते हैं। तो कोई अनहेल्दी कंपटीशन और दूसरी चीजों की यहाँ पे बात नहीं होती है, क्योंकि फैमिली से बाउंड है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, जो फैमिली के जो फैमिली का बॉन्ड है वो ओवर पावर करता है मॉनेटरी मोटिव्स को, ठीक है। तो बिजनेस अच्छा ही चलता है ऐसे, ठीक है। ये एक प्रो जो है इसका बन सकता है। दूसरा फायदा क्या है कि डिसीजन मेकिंग जो सारी है वो किसके पास है, कर्ता के पास है। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। जब एक बंदे के पास ही कंट्रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक हो जाती है, ठीक है, कि आप डिसीजन जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, और आपके डिसीजन में कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा। तो इस केस में आपके डिसीजन जो है वो विदाउट कोई इंटरफेरेंस होंगे, ठीक है। एक और चीज जो है वो है सिक्रेसी। इस बिजनेस में सिक्रेसी मेंटेन करना बहुत इजी है, यानी आप किन से खरीद रहे हैं माल, किन को बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ये सब डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इतना भी है कि कर्ता जो है अपने को पार्टनर से भी अपने बिजनेस सीक्रेट्स को जो है वो छुपा के रख सकता है। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस के जो सीक्रेट्स है वो लीक होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। ये भी इसमें एक फायदा है। अच्छा जी, अब रहा सवाल लायबिलिटी का। हमने क्या पढ़ा था, कर्ता की जो लायबिलिटी है वो क्या है, वो है अनलिमिटेड, और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, ठीक है। ये इसका प्रो में माना जाएगा, इसलिए माना जाएगा क्योंकि जो बंदा डिसीजन ले रहा है, कर्ता कर्ता ही डिसीजन ले रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए कल को अगर बिजनेस वाइंड अप हो गया, बिजनेस कल को नुकसान में चला गया, तो जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो भी कर्ता की ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बंदा डिसीजन मेकिंग ले रहा है उसी की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, और जो डिसीजन नहीं ले रहे उनकी लायबिलिटी क्या है, बेचारों की लिमिटेड है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि एक बिल्डिंग, यही एक बिल्डिंग है। अब 10 लाख रुपए का जो है वो रेंट आ रहा था, ठीक है। वो कर्ता ए है और नीचे इसके को पार्टनर है एक्स वाई जेड। अब इस कर्ता चूंकि डिसीजन मेकिंग सबसे फाइनल अथॉरिटी यही है, इसने डिसीजन लिया कि मैं ये बिल्डिंग एक और बंदे को रेंट करूंगा जो कि मुझे 12 लाख रुपए का रेंट देगा, ठीक है। अब ये डिसीजन किसका है, कर्ता का। अब इशू क्या है, जो 10 लाख दे रहा था, ठीक है, इस बंदे की क्रेडिबिलिटी जो थी वो अच्छी थी, और इसकी इस क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे 100% चांसेस थे कि पैसा ये देगा। लेकिन अब जो ये 12 लाख वाला बंदा है ये डाउटफुल बंदा था, इसकी जो रिकवरी के चांसेस थे वो 20% थे। बट कर्ता ने डिसीजन, चूंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग कर्ता की है, हाईएस्ट अथॉरिटी यही है बिजनेस में, इसने डिसीजन ले लिया नहीं मुझे ये 12 लाख वाले को ही बिल्डिंग रेंट पे देनी है। अब कल को अगर ये 12 लाख वाले बंदे ने डिफॉल्ट किया और ये अपना रेंट पे नहीं कर पाया, ठीक है, 1 साल 2 साल डिफॉल्ट किया, तो नुकसान किसको होगा, बिजनेस को, ठीक है। डिसीजन किसने लिया था, कर्ता ने, नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा, सबको। तो इसीलिए क्या है कि जो लायबिलिटी है इनकी एक्स वाई जेड की इस नुकसान में, ये नुकसान पूरा करने में इतनी ही रहेगी जितना इनका जो है वो शेयर है, बाकी सारा नुकसान जो है वो कर्ता को ही पूरा करना पड़ेगा। तो यही मैंने लिखा है इसके बेनिफिट्स में, वो ये है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें वो इक्वल है, क्योंकि कर्ता की अथॉरिटी ज्यादा है, उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। बाकी उनकी अथॉरिटी लिमिटेड है, इसलिए उनकी जो लायबिलिटी है वो भी लिमिटेड है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो बंदा है अगर उसको कुछ हो गया, डेथ, इनकैपेसिटेट हो गया, या कल को इनसेन हो गया, तो बिजनेस जो है वो खतरे में आ जाता है। लेकिन एचयूएफ के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो किसी एक को पार्टनर की डेथ भी हो जाएगी या कुछ और भी हो जाएगा, इनसेन हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा कोई भी एक को पार्टनर, उससे एचयूएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एचयूएफ की जो कॉन्टिन्यूटी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या है, काफी बेटर है कि बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। अब इसकी जो देखते हैं कि इसके नुकसान क्या है। इसके नुकसान मोर और लेस जो है डीमेरिट्स वो वही है जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के थे। क्या डीमेरिट्स है, सबसे पहले रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। जब एक फैमिली में एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है
वो तो वही है, लिमिटेड है। तो आप चूंकि पब्लिक फंडिंग से पैसा नहीं रेज कर सकते, आप चूंकि शेयर नहीं बेच सकते, ठीक है, तो आपके जो रिसोर्सेज है वो क्या रहेंगे, लिमिटेड, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में रिसोर्स आपके लिमिटेड थे। अच्छा, क्योंकि एक बंदा ही मैनेज करता है तो आपकी जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है, जो स्किल्स है, वो लिमिटेड रहेंगे। ये ऑब्वियस है, हमने ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा हुआ है। एक और जो इशू आ सकता है वो आ सकता है फेवरेटिज्म एंड सस्पिशियस डीलिंग्स, इसका ऑपोजिट। वो कैसे आ सकता है कि अगर तो सारा डिसीजन मेकिंग कर्ता के पास है, ठीक है, अब कर्ता के पास है, अब कर्ता के पास ये भी पावर है कि वो किसी को सीक्रेट बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। सपोज ये एक एचयूएफ है, अब कर्ता ने कोई लोन रेज किया है, ठीक है, और इसके बारे में इसने बी को बताया है, डी को नहीं बताया, तो कर्ता की पावर में है कि वो किसी को सीक्रेट बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। तो इससे क्या होता है, इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये भी एक फीलिंग आ सकती है विद इन द बिजनेस कि जो ट्रांजेक्शन है वो सस्पिशियस है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए है, या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा जो है सीक्रेटली जो है कोई फायदा इस बिजनेस से ले रहा है। तो ये सस्पिशन और फेवरेटिज्म जो है वो इस बिजनेस में आ सकता है। और लास्टली ये बिजनेस जो है प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा है कि डिसीजन मेकिंग में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। कर्ता के पास फाइनल से है, उसके पास चॉइस है, वो जो मर्जी करना चाहे, उसका डिसीजन जो है फाइनल और बाइंडिंग होता है। इसे डिसीजन मेकिंग में कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट है, और इसमें क्या है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये जो है इसमें जो हमारे पास ये जो है इसमें हमारे पास इसके ड्रॉबैक्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम एच जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। एच पे आपकी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, केस स्टडी भी है, क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी है, तो उनको एक बार सबको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर तो कोई दिक्कत है तो मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा ग्रुप पे, तो मैं अकॉर्डिंगली उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, जो आज का चैप्टर जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जाने से पहले, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास आज का। हाँ, जाने से पहले मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, पर्सनल लॉज के बारे में। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ये बस जनरल नॉलेज के लिए है। 2005 में जो है ये लॉ ने एस्टेब्लिश किया कि क्या किया कि फीमेल मेंबर्स जो है इनको भी जो है प्रॉपर्टी में जो है इक्वल शेयर जो है दिया जाए, ठीक है। और ये बाय वर्च्यू ऑफ लॉ हुआ, क्योंकि यहाँ तक क्या था कि जो फीमेल मेंबर्स है वो को पार्टनर्स नहीं कहलाए जाते थे एक फैमिली में। तो मैंने कहा जो प्रॉपर्टी के मैटर्स है वो पर्सनल लॉ के हिसाब से डील कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो, क्योंकि वो सोशल ऑर्डर से बिलोंग नहीं करते, तो उसके लिए जो लॉ ऑफ लैंड है वो आप अगर नहीं भी फॉलो करेंगे तो आपकी अपनी मर्जी, आप उसको पर्सनल लॉ के हिसाब से कर सकते हैं। अब एक जनरल नॉलेज की चीज़ आपको बतानी तो ये बतानी थी कि हमारे यहाँ पर्सनल लॉ क्या है। हमारे यहाँ पर्सनल लॉ ये है कि जो मेल है और जो फीमेल है, फीमेल जो है वो इनहेरिट करती है 1/2 शेयर ऑफ मेल, ठीक है। या तो आपको पता होगा या आपके इस के थ्रू ये पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ जो पर्सनल लॉ है वो ये है कि जो फीमेल है वो इनहेरिट करती है 1/2 किसका, मेल के शेयर का, ठीक है। और ये जो शेयर है ये कोई 2005 का नहीं है, इस चीज को ऑलरेडी, सिस्टम को ऑलरेडी कितना, एक 1400 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो आधा है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आधा क्यों है ऐसा, ये थोड़ा सा आपको बताएंगे, ताकि तो आपको क्लैरिटी भी आ जाए इस पे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए अपने राइट्स के बारे में, ठीक है। ये ऐसे है एक्चुअली, बस 5 मिनट लूंगा आपके। ये एक्चुअली ऐसे है कि अगर मिस्टर ए एक है बंदा, इसकी प्रॉपर्टी है और इसके सपोज प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। अब इसका एक बेटा है ए, इसका बेटा है बी और इसकी बेटियां है सी और डी। तो इनको जो शेयर मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, इसको मिलेंगे 5 लाख, इसको मिलेंगे 2.5 और इसको मिलेंगे 2.5 लाख, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ जो पर्सनल लॉ है इस चीज के रिलेटेड बना है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये मेल मेंबर है, ये मेल मेंबर इसको ये 5 लाख मिले,
ठीक है। इसको एक्स्ट्रा मिला यहाँ पे, जो कि एक्स्ट्रा हमें लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की, इसकी अपनी वाइफ की और अपने बच्चों की। अब ये जो 5 लाख है, इसी से इसको क्या करना है, अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है और जो इसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी है, तो इसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभानी पड़ेंगी। इसके अलावा इसको अपनी प्रॉपर्टी में से इस वाइफ को भी शेयर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो ये COD है बेटियां, जो ये COD है बेटियां, इनको 2.5 मिला यहाँ से अपने फादर की प्रॉपर्टी से। अब इनकी मैरिज हो जाएगी, सपोज D है, इसकी मैरिज E के साथ हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले E से इसको क्या मिलेगा, डोवर मिलेगा, जिसको हम महर बोलते हैं आम लैंग्वेज में, ठीक है। एक तो ये मिलेगा, और इसके अलावा इसको अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी से भी अपना शेयर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रिज्यूम कर लीजिए डोवर और बाकी सब लेके जो है इसकी प्रॉपर्टी हो गई से 5 लाख। अब इस 5 लाख में इसको कोई भी स्पेंडिंग जो है वो नहीं करनी, चाहे ये अपने विल से कंट्रीब्यूट करना चाहे फैमिली के मैटर्स को कर सकती है, लेकिन अगर नहीं भी करना चाहे तो इस केस में इस पे कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं है। ये अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के उसको अपने विल के हिसाब से यूटिलाइज कर सकती है, तो ठीक है। तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो ये समझना है, वो ये समझना है कि जो फीमेल मेंबर है उसको 1/2 मिलता है मेल के मुकाबले, ठीक है। जो फीमेल मेंबर है उसको 1/2 मिलता है मेल के मुकाबले में, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी नहीं है। इस पे कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना फैमिली की ना बच्चों की, रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी है वो किसके पास है, मेल मेंबर के पास है। और इसके अलावा इसको जो है वो डोवर मिलेगा, जो कंप्लीटली इसका अपना डिस्पोजल एट हर ओन विल है। तो हमारी यहाँ भी यही है कि जो मेल मेंबर्स है उसको सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, फैमिली की, पेरेंट्स की और बच्चों की। फीमेल अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है, उस पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए तो फाइनली सारी चीजें क्या है, इक्वल आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पर्सनल लॉज। तो इस चीज को लेके अब हम वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जो भी हमारा हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म, LLP, जो कि फर्म का ही एक नया आजकल पार्ट आया है, रिसेंट है ये भी। और लास्टली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसको हम आम भाषा में आजकल कंपनी बोलते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो होप कि अब क्लासेस हम कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे, अल्टरनेटिवली चलेंगे। तो इस क्लास में जो क्वेश्चंस पीछे थे वो आप सारे करेंगे, और मेरे साथ अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो मेरे साथ वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, सी यू नेक्स्ट क्लास।